कैसे आप लोग हैं। आज आपके लिए फिर आपकी साइंस 2 का सेकंड चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस 2 जीवन प्रक्रिया लाइफ प्रोसेस 1 जीवन प्रक्रिया 1। आपने कल की वीडियो में क्वेश्चन आंसर देखा था लाइफ प्रोसेस 2 का, अब आज देखेंगे लाइफ प्रोसेस 1 का। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए जो लाकर आया हूं बड़े ही चुनिंदा क्वेश्चन हैं, बड़े ही सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। अगर आपने इसको देखा तो आप बोर्ड के एग्जामिनेशन पहुंचने के बाद में खुशी से झूम उठेंगे। तो झूमने के लिए हो जाए तैयार। आइए हम देखते हैं कौन कौन क्वेश्चन आज आपके लिए है। क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए इस क्वेश्चन को जो मैं बता रहा हूं वो किसी फॉर्म में हो सकता है, ब्लैंक में, ट्रू फॉल्स में, संगत असंगत में, या छोटे क्वेश्चन में, एक वाक्य के क्वेश्चन में, या दो वाक्य के क्वेश्चन में। वो सारे प्रकार के क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं। अभी मैंने जो आपको ब्लैंक का बताया, रिक्त स्थान का बताया, ये हो सकता है कि ट्रू फॉल्स में आ जाए, लेकिन आप पढ़े रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहला देखिए, केंद्रक विभाजन की कौन सी अवस्था में। जरा यहां पर देखिए, ये जो केंद्रक मैंने लिखा है ना, ये केंद्रक है, आपकी बुक में प्रकल है, प्रकल विभाजन, केंद्रक विभाजन। केंद्रक विभाजन की किस अवस्था में केंद्रक कला विलुप्त हो जाती है। अब ये क्वेश्चन समझने के लिए कुछ और आपको समझना पड़ेगा। देखिए यह आपके समसूत्री विभाजन के बारे में बताया गया है। समसूत्री विभाजन दो चरण में पूरा होता है। पहला है केंद्रक का विभाजन, दूसरा है कोशिका द्रव्य का विभाजन। केंद्रक का विभाजन, न्यूक्लियस डिवीजन एंड डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, दो है। अब ये जो चरण है केंद्रक विभाजन का, ये कुल मिलाकर के 4 स्टेप में पूरा होता है। कितने? 4 स्टेप। स्टेप नंबर 1 देखिए, स्टेप नंबर 1 में क्या होता है, सबसे पहले केंद्रक के अंदर कोशिका के अंदर जो केंद्रक है उसकी केंद्रक कला विलुप्त होने लगती है, केंद्रिका विलुप्त होने लगती है, और जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं, वो संघनित हो जाते हैं, बलयांकित हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, और वो दिखाई देने लग जाते हैं। इतनी बात होती है, ठीक है। और जब दूसरा चरण आता है जिसे बोलते हैं मध्यावस्था, पहला था पूर्वावस्था, दूसरा मध्यावस्था। मध्यावस्था में क्या होता है, केंद्रक कला और केंद्रिका पूरी तरह विलुप्त हो जाते हैं। दूसरी अवस्था मध्यावस्था, याद रखना, आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया। क्या है? केंद्रक विभाजन की किस अवस्था में? मध्यावस्था में, मेटाफेज में। याद रखना किसमें? मेटाफेज में। मेटाफेज में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस दोनों क्या होते हैं? विलुप्त हो जाते हैं। आपका क्वेश्चन ये हुआ। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, केंद्रक विभाजन की किस अवस्था में तुर्क तंतु दिखाई देते हैं। अभी तुर्क तंतु क्या होते हैं ये देखिए, ये आपका है सेल है। सेल में जो आपका तारकाय होता है, ये दोनों सिरों पर जाता है, इससे पतले 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 रेशे बनते हैं, ऐसे। इसे बोलते हैं स्पेंडल या तुर्क तंतु, ठीक है, तुर्क तंतु बोलते हैं। तो किस अवस्था में दिखाई देना शुरू होते हैं? सेकंड में। किसमें? सेकंड में। सेकंड क्या था? जहां आपने पहले पढ़ा, जहां केंद्रक कला विलुप्त हो जाती है, केंद्रक विलुप्त हो जाता है, उसी जगह पर तारकाय नामक रचना से दोनों तरफ से पतले धागे जैसी रचना उत्पन्न होती है, और इस रचना को बोलते हैं तुर्क तंतु, स्पेंडल। तो केंद्रक विभाजन के कौन से? मध्यावस्था में, ठीक है, मेटाफेज में तुर्क तंतु दिखाई देने लगते हैं। आपका ये क्वेश्चन कंफर्म हुआ ना? अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, ग्लाइकोलाइसिस तथा केंद्रक चक्र में अंतर लिखो। अब ये देखिए ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है। ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज विखंडन का पहला चरण होता है। पहला चरण होता है। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज के विखंडन के पश्चात एक ग्लूकोज के एक अणु से दो अणु बनते हैं। किसके? H2O के, NADH2 के और ATP के, और उसके बाद बनता है पायरिक एसिड, पायरिक अम्ल बनता है, ठीक है। उसके बाद में पायरिक एसिड का रूपांतरण फिर होता है एसिटिल कोएंजाइम A में,
और ये सारी की सारी प्रक्रिया कहाँ होती है? सारी की सारी प्रक्रिया कोशिका के कोशिका द्रव्य में होती है, मतलब साइटोप्लाज्म में होती है। और जो ये आपका क्रेब्स चक्र है, ये क्रेब्स चक्र जो होता है यह घटित होता है तंतु कणिका में, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में। ये कब होता है? पायरुविक एसिड से जो एसिटिल को एंजाइम बनता है वो सीधे जाता तंतु कणिका में। अब तंतु कणिका में भी उसका विखंडन होता है, तो विखंडन में कुछ बड़ी अलग बात नहीं है, सारी चीजें वही बनती हैं जो आपने पहले देखा था ग्लाइकोलाइसिस में। बस एक और बनता है, वो होता है FADH2, एक प्रकार का प्रथिन है FADH2। तो इस प्रकार से आप इसको अंतर क्या करेंगे, आप दो कॉलम बनाइए यहां पर, ठीक है, ध्यान देना, दो कॉलम बनाइए। यहां पर क्या है? पहला ग्लाइकोलाइसिस है, यहां पर क्रेब्स चक्र है। पहला ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कोशिका के कोशिका द्रव्य में होती है, और ये कहां होती है? तंतुकणिका, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। एक अंतर तो हो गया। दूसरा, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में ग्लूकोज के विखंडन के पश्चात पायरुविक अम्ल बनता है, और पायरुविक अम्ल का रूपांतरण एसिटिल को एंजाइम में होता है, जबकि इसमें एसिटिल को एंजाइम का विखंडन NADH2, याद रखना, NADH2, FADH2, H2O और कार्बन डाइऑक्साइड, इनके अणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, यह होता है अंतर। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 4 है, किस अवस्था में तुर्क तंतु अदृश्य हो जाते हैं? ध्यान रखना, अभी भी मैंने बताया था तुर्क तंतु बनते किस अवस्था में है? तुर्क तंतु बनते हैं दूसरी अवस्था में। कौन सी दूसरी अवस्था है? मध्यावस्था, मेटाफेज। ठीक है, वो अदृश्य कब होता है? अब ध्यान देना, तो तीसरी अवस्था आती है, तीसरी अवस्था जो आती है उसमें तुर्क तंतु विखंडित हो जाते हैं, और चौथी अवस्था जिसे बोलते हैं अंत्यावस्था, टीलोफेज, उसमें पूरी तरह से अदृश्य हो जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्रेब चक्र अभिक्रिया प्रक्रिया लिखो। क्रेब चक्र प्रक्रिया लिखो। अभी आप बताया क्रेब चक्र की प्रक्रिया ग्लाइकोलाइसिस के बाद होने वाली दूसरे क्रम की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया होती कहां है? तंतु कणिका में होती है। कब होती है? जब एसिटिल को एंजाइम जो कि कोशिका द्रव्य में साइटोप्लाज्म में बनता है, वहां से जब वह तंतु कणिका में आता है तो तंतु कणिका में एसिटिल को एंजाइम का पाचन होता है, विखंडन होता है, और उस विखंडन में बनते क्या क्या, बस इसको याद रखो, आपका हो गया। क्या क्या बनता है? FADH2, NADH2, CO2, H2O और ATP। ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, FADH2, NADH2, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मतलब पानी, इतनी चीज बनती है। ये होता है क्रेब्स चक्र में। तो आपके ये 5 प्रश्न यहां पर हो गए पूरे। अब इसको मैं थोड़ा मिटाऊंगा ताकि कोई आवश्यकता पड़ने पर मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन कर सकूं। अब ये देखिए, प्रश्न नंबर 6 आपका आता है, व्यायाम करने पर हमें थकान महसूस होती है। व्यायाम करने पर हमें थकान महसूस होती है, ऐसा आप लोग जानते हैं। हम व्यायाम करेंगे, कोई हार्डवर्क कर देते हैं या बिना आदत के कोई काम करते हैं, हमारी मांसपेशियों में दर्द होता है। तो ये प्रश्न आपका है, व्यायाम करने पर हमें थकान महसूस होती है, क्यों ऐसा होता है? देखिए, व्यायाम करने पर हमारी पेशियों में, स्नायुओं में, मसल्स में होता है अनाक्षी श्वसन होता है। कौन सा? अनाक्षी श्वसन होता है। व्यायाम करते समय हमारी मांसपेशियों में, मसल्स में, जोड़ों में अनाक्षी श्वसन होता है, और अनाक्षी श्वसन होने पर वहां पर लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है, और एसिड के निर्माण होने के कारण ही हमारी मांसपेशियों में, मसल्स में क्या होता है? दर्द होता है या थकान महसूस होती है। प्रश्न नंबर 7, अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट यकृत और मांसपेशियों में किस रूप में संचित होता है? एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड इन लिवर एंड मसल्स इन विच फॉर्म? अब जरा पहले समझ लो इसको। जब ग्लूकोज का विखंडन होता है, ग्लूकोज का विखंडन होता है कार्बोहाइड्रेट का, तो क्या मिलती है हमको? ऊर्जा मिलती है।
ऊर्जा हम उससे मिलती है। लेकिन अगर जितना विखंडन हुआ है उस ऊर्जा को पूरी तरह हम उपयोग नहीं कर पाते हैं, तो वो जो कार्बोहाइड्रेट का अतिरिक्त है, जो बचा हुआ भाग है, वह स्टोर हो जाता है, संचित हो जाता है। संचित कहां कहां होता है? लीवर में, यकृत में होता है, मांसपेशियों और मसल्स में होता है, ठीक है। लेकिन वह कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज के रूप में नहीं होता है, वह होता है, नाम याद रखना, ग्लाइकोजन, 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 ठीक है ना। तो यह हो गया अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट यकृत और मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाता है। यह आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 में। डैश कोशिकीय विभाजन के द्वारा बीजाणु निर्माण होता है, या हम कह सकते हैं कौन से कोशिकीय विभाजन के द्वारा बीजाणु निर्माण होता है। अब कोशिकीय विभाजन दो प्रकार का होता है, एक होता समसूत्री, एक होता अर्धसूत्री। समसूत्री, अर्धसूत्री, माइटोसिस, मियोसिस, बराबर। अब जो समसूत्री विभाजन होता है वह सिर्फ कायिक कोशिकाओं होता है, हमारी शारीरिक कोशिकाओं होता है। उससे हमारे शरीर का आकार बढ़ता है, प्रकार बढ़ता है, हमारे क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत होती है, जहां चोट लग जाती है नई कोशिकाएं बनती हैं, ये काम होता है समसूत्री का, ठीक है। लेकिन जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वह सिर्फ तब होता है जब प्रजनन का समय आता है, रिप्रोडक्शन का समय आता है। अब ध्यान देना, ये जो बीजाणु होते हैं ना, बीजाणु कब बनते हैं? ये बीजाणु जो है प्रजनन के समय बनते हैं। अब जब प्रजनन के समय बनते हैं, आपको सीधा उत्तर लिखना है भाई, इसमें अर्धसूत्री मतलब मियोसिस सेल डिवीजन होगा, अर्धसूत्री कोशिकीय विभाजन होगा। तो बीजाणु निर्माण में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की प्रक्रिया संपन्न होती है। टाइम ऑफ स्पोरेजम मियोसिस सेल डिवीजन अकर्स। क्वेश्चन नंबर 9, अब ये जरा ध्यान से देखना। हमें जो ऊर्जा मिलती है, मोस्टली हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है वह ग्लूकोज के पाचन से, में कार्बोहाइड्रेट के पाचन से प्राप्त होती है, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे बॉडी में अगर मान लो हमने भोजन नहीं लिया है, ठीक है, हमने खाना नहीं खाया है, ऐसा कब होता है? विशेष स्थितियों में, जब हम उपास रहते हैं, या ऐसी कोई स्थिति आ गई जब हमको खाना दिन भर नहीं मिला, तो हमारे शरीर में जो ऊर्जा मिलेगी वो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज से नहीं मिलेगी। तब वो मिलती किस रूप से? प्रोटीन, जो हमारे शरीर में प्रोटीन का संचय है उसका परिवर्तन अमीनो एसिड में होगा, और जो फैट है उसका रूपांतरण, कन्वर्जन फैटी एसिड में होगा, स्निग्ध अम्ल में होगा, और उससे हमको ऊर्जा मिलती है। अब देखिए यहां पर कैसे कैसे ऊर्जा मिलती है। प्रति ग्राम कार्बोज से कितनी मिलती है ऊर्जा हमको? 4 किलो कैलोरी, याद रखना, 4 किलो कैलोरी, माने 1 ग्राम कार्बोज से हमको 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, याद रखना इस बात को। अगला, अगर 1 ग्राम प्रोटीन हमारे शरीर में विखंडित होता है, खंडित होता है, टूटता है, तो हमको वहां से भी 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन अगर हमारे शरीर में फैटी एसिड से ऊर्जा मिलती है तो फैटी एसिड से हमें 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। याद रखना, कार्बोज से 4 किलो कैलोरी, प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी, और स्निग्ध पदार्थ से, फैटी एसिड से कितना मिलती है? 9 किलो कैलोरी ऊर्जा हमको प्राप्त होती है। चलिए ठीक है, आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, ठीक है। अब जरा आगे का क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 10वां, एटीपी को कोशिका का कहा जाता है। अब यह ध्यान रखना, इसको हम इंग्लिश में करेंसी बोलेंगे। एटीपी इज द करेंसी ऑफ सेल, एटीपी इज द करेंसी ऑफ सेल। एटीपी हमारी कोशिका का ऊर्जा चलन है, याद रखना, हिंदी में क्या है? ऊर्जा चलन, मुद्रा, ऊर्जा की मुद्रा, ऊर्जा चलन, और इंग्लिश में करेंसी बोलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। समसूत्री और अर्धसूत्री कोशिकीय विभाजन में अंतर क्या होता है? बस सिंपल है, अब तक चर्चा करता आया हूं मैं इस पर, जो बताया उसी को आप 2 कॉलम बनाइए यहां पर ऐसे, ठीक ना। यहां लिखिए समसूत्री माइटोसिस, यहां लिखिए अर्धसूत्री
मियोसिस पहला क्या है? समसूत्री कोश की विभाजन सिर्फ कायिक कोशिकाओं में ही होता है। बात समझ आई? समसूत्री कोश की विभाजन सिर्फ कायिक कोशिकाओं में ही संपन्न होता है। माइटोसिस अकर्स ओनली इन सोमैटिक सेल्स। माइटोसिस अकर्स ओनली इन सोमैटिक सेल। अब ये अर्धसूत्री कहां होता? अर्धसूत्री विभाजन जनुकीय कोशिकाओं में होता है। इसमें जनुकीय कोशिकाओं में होता है। ठीक है। मियोसिस अकर्स इन जर्म सेल ओनली। मियोसिस जर्म सेल में होगा और ये सोमैटिक सेल में होगा, कायिक कोशिकाओं में होगा। ये हो गया नंबर 1। नंबर 2 देखिए, जब समसूत्री विभाजन होता है उसके क्रोमोसोम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। समसूत्री विभाजन में, माइटोसिस में कोशिका के क्रोमोसोम पर कोई भी प्रकार का अंतर नहीं पड़ता। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में क्रोमोसोम की संख्या आधी रह जाती है, हाफ रह जाती है। ये बात आप ध्यान रखिए। थर्ड, समसूत्री विभाजन पूरी लाइफ चलने वाली प्रक्रिया है। जिस दिन जायगोट बनेगा, जिस दिन भ्रूण बनेगा मां के गर्भ में, उस दिन शुरू होगी, लाइफ लॉन्ग चलती रहेगी। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन सिर्फ प्रजनन के ही समय में होती है। यह अंतर आपका रहा अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन में। और आपको याद हो गया होगा, ठीक ना? कैसे याद करेंगे? समसूत्री विभाजन सिर्फ कायिक कोशिका में होती है, माने बॉडी में, और अर्धसूत्री विभाजन जनुकीय कोशिकाओं में होती है, जर्म सेल में होती है, और ये सोमैटिक सेल में। दूसरा, समसूत्री विभाजन में क्रोमोसोम पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जितने थे उतने रहते हैं। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में क्रोमोसोम घट के हाफ, आधे हो जाते हैं। अर्धसूत्री विभाजन पूरी जिंदगी चलने वाली प्रक्रिया है। समसूत्री विभाजन लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रोसेस है। और जबकि अर्धसूत्री विभाजन जो होती है सिर्फ प्रजनन के समय, रिप्रोडक्शन समय में होती है। या ये गौर कर सकते हैं, समसूत्री विभाजन जो होता है वह अलैंगिक प्रजनन के समय में होता है, अलैंगिक प्रजनन होता है। और अर्धसूत्री विभाजन लैंगिक प्रजनन, माने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। माइटोसिस अकर्स ओनली ड्यूरिंग द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मियोसिस अकर्स ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपका ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो, अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है एग्जाम में, बहुत देखिए आपको मिलता होगा। ग्लूकोज के विखंडन, ग्लूकोज के पूर्णतः विखंडन के बाद, माने ऑक्सीकरण के बाद में हमें कितना एटीपी के कितने अणु बनते हैं? अब यह ध्यान देना, ग्लूकोज का विखंडन 3 चरणों में हुआ है, आपने पढ़ा। पहला क्या था? पहला था ग्लूकोज का विखंडन, ग्लाइकोलाइसिस। दूसरा था क्रेब्स चक्र ना, और तीसरा था रूपांतरण या स्थानांतरण, ऊर्जा का स्थानांतरण। अब पूरा विखंडन होने में कुल मिलाकर के एटीपी के 40 अणु बनते हैं। कितने? 40, याद रखना 40। लेकिन आप कभी भी एग्जाम में 40 तो लिखेंगे ही नहीं, तब कितना लिखेंगे? 38 अणु। क्यों ऐसा? बनता 40, हम 38 क्यों लिखेंगे? क्योंकि पूरी प्रोसेस में 2 एटीपी के अणु व्यय हो जाते हैं। अंततः इनिशियली हमको क्या बचता है? 38 बचता है। इसलिए आप यहां क्या लिखेंगे? 38 एटीपी के अणु बनते हैं। सिरका रासायनिक रूप से है, रासायनिक रूप से सिरका क्या है? रासायनिक रूप से सिरका एसिटिक एसिड है। रासायनिक रूप से सिरका एक एसिटिक एसिड है। इस प्रकार से आपने इसमें ढेर सारे 11 प्रश्न को देखा। 11 प्रश्न ये अलग अलग प्रकार से घुमा फिरा करके आपको पूछे जा सकते हैं, दिए जा सकते हैं। इसको आप ध्यान रखना, और ध्यान रखेंगे तो आपका ये चैप्टर में मात्र इतने ही क्वेश्चन में आपका पूरा चैप्टर समाहित है। सोचो, ये चैप्टर आपका साइंस 2 का सेकंड चैप्टर है, लाइफ प्रोसेस 1। बहुत लंबा लेसन दिखता है, लेकिन आपके एग्जाम में आपने अगर इस वीडियो को तैयार कर लिया तो पूरा का पूरा आपके बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन मिलेगा। इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता, ये मेरी तरफ से गारंटी है।
ठीक है, उम्मीद है आपको ये पेपर अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन पढ़ना अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन आसान लगा होगा। ये क्वेश्चन अच्छी बात क्या, आसान लगा होगा, अच्छा इसके बाद एक कोष्ठी विभाजन का उसका अलग से वीडियो दिया गया है, उसको जाकर आप कंफर्म कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने इस वीडियो में दे दूंगा। फिर अगले वीडियो में ऐसी मटेरियल आपको मिलेंगे, इसको आप इंजॉय कीजिए, पढ़िए, लिखिए और एग्जाम की